गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने टू बॉडी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। हमने सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये अब 11th-12th से भी जानते हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। हम टू पार्टिकल सिस्टम लेके फिर चल रहे हैं। एक सपोज करिए कि वही पहले वाला फिगर पिछले वाले में m1 मास है, m2 मास है और उनके बीच का सेपरेशन r है। एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी तक शायद नहीं डिस्कस किया है, थोड़ी सी 2-3 मिनट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है। डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम to describe the motion of a particle or a system of particles systems। 3-dimensional कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लिख नहीं रहा हूं मैं, मुंह से बोल दे रहा हूं। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है 3 डायमेंशंस जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक्चुअली जो मतलब कोई भी बॉडी है, बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी है, हेवनली बॉडीज स्पेस में हैं या इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है एटम के अंदर जो दिखता नहीं है, सबको हम स्पेस में ही मूव करते हुए एज्यूम करते हैं। उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को और अच्छे से समझने के लिए हमेशा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करने की ज़रूरत होती है और उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। चूँकि उसी के रेफरेंस में मोशन डिस्क्राइब की जाती है इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसमें जो लॉज ऑफ मोशन हैं जिनको हम लागू कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशंस मीन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसी के अंतर्गत हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मोशन को डिस्क्राइब किया करते हैं। हालांकि एडवांस लेवल पर जाएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलावा और भी मेथड्स हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आपको अगर कहीं पर रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा हुआ बुक में बार बार आ रहा है तो नई शब्दावली से जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमने नामकरण भी किया है। ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस और ओरिजिन ओ कह रखा है वो हमने कहा है। एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो बुक है उसमें ओ की बजाय ओ आई लिखा हुआ है। ओ आई का मतलब होता है आई मीन्स इनर्शियल। आप जानते हो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला जो नियम है न्यूटन का, वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया या हिंदी में लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व माने जड़ता। बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में है वो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है और इसी को जड़ता या जड़त्व कहते हैं। इसको जिसमें न्यूटन का बल्कि दूसरा भी नियम है जिसमें लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। लॉ ऑफ फोर्स, बिना फोर्स के कोई मोशन होती नहीं है।
लॉ ऑफ फोर्स होता है जिसमें F इक्वल टू dp/dt कहते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिनमें न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज होल्ड गुड, मतलब जिसमें वो दोनों के दोनों नियम लागू होते हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो ऑरिजिन पे ऑब्जर्वर है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करके OI लिखा हुआ है। पहली चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? वो फ्रेम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिनमें नियमों को लागू करते हुए किसी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जाता है, उनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दूसरा ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जिसके बारे में हमने चर्चा अभी तक नहीं की है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हैं जिनमें न्यूटन का पहला और दूसरा नियम दोनों लागू होते हैं, उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कहलाएंगे? एग्जाम्पल्स में फ्रेम एट रेस्ट, माने कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेस्ट में मान लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट, यानी उसकी वेलोसिटी 0 हो। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि पहला तो हो गया एट रेस्ट, दूसरा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो निश्चित वेग से या स्थिर वेग से चलते हैं, उनको भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिनको हम फर्स्ट यूनिट में हम अच्छे से और बताएंगे। विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू कांस्टेंट हो। हमने ये बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब रही बात नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इसको हमें अलग से बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए जिनमें न्यूटन के नियम, ये जो 2 हमने बताए हैं, न्यूटन के पहले और दूसरे नियम, ये अगर लागू नहीं होते हैं तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिनमें न्यूटन के जो लॉज है फर्स्ट और सेकंड लागू नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो बताया है तो मोटी मोटी बातें जो हमेशा दिमाग में हर एक फिजिक्स वाले को रखनी पड़ती है, वो बातें हम आपको बताए दे रहे हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हमने ये, इसको मैं नहीं लिखूंगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं जिसमें लागू नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स जरूर हम देना चाहेंगे। पहचानेंगे कैसे हैं कि कौन से नॉन इनर्शियल होते हैं? मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाले इनर्शियल हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल का मतलब जब वेरिएशन आता है तो उसमें एक्सीलरेशन होता है, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसीडर करते हैं, और ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है। स्टडी करने वाला हमेशा ऑरिजिन पे कंसीडर किया जाता है। ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक्सीलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ये एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल का। ये हम फर्स्ट यूनिट जब कराएंगे
तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इनर्शियल REFERENC रेफरेंस हो गया। दूसरे जो है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मैंने इसी टाइप से हम ज़्यादातर मोशन को देखते हैं, और ये हमने जान लिया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड होते हैं, माने वेलोसिटी वेरी करते हुए हम कंसीडर करते हैं या होती है, और रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हालांकि हमारी अर्थ रोटेट करती है, हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं किसी मोशन को, किसी स्टडी को रियल सेंस में, क्योंकि काल्पनिक तौर पे हम अपने को रेस्ट में एज्यूम कर लेते हैं, अर्थ से जो भी मोशन रियल सेंस में स्टडी की जाती हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के एग्जाम्पल होते हैं। चूँकि अर्थ को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करें तो अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अर्थ हो या सन हो या मून हो, जितने भी प्लैनेट सैटेलाइट्स हैं, ये सन हो, सब अपनी अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, तो अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जितने भी स्टार्स हैं, सन है, मून है, अर्थ है या दूसरे प्लैनेट्स हैं, यहाँ तक कि हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, स्पिन मोशन होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे अपने आप को मिनिमाइज हनुमान जी की तरह करके कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी थी, इतनी जानकारी होने पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसलिए हमने बताना जरूरी समझा था। क्योंकि आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते थे कि उसमें तो सर वाई रिप्रेजेंट किया है, आपने जो है ये क्या किया कि ओ आप कंसीडर करते हैं। मैं पुरानी बात, अब मैं वहीं पे आप आ जाइए पुरानी वाली जगह पे, जब हमने 2 पार्टिकल सिस्टम को 1 पार्टिकल में कन्वर्ट किया था, तो उसमें हमने रिड्यूस्ड मास कंसीडर किया था बॉडी का, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, और बिल्कुल यही फिगर थी। तो रिड्यूस्ड मास निकल के आया था म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके काम की इक्वेशन है इस वाले टॉपिक में भी, है ना। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी m की जगह पे म्यू और d2r अपॉन dt स्क्वायर एक्सीलरेशन की जगह इक्वल टू f इक्वल टू क्या बताया था हमने, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और d2r अपॉन dt। ये इक्वेशन हम लोगों ने यूज करी। अब सेंटर ऑफ मास जो आपने पढ़ा हुआ है उसको हम लोग पढ़ा हुआ है, अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो एक तरीके से f इक्वल टू ये म्यू d2r अपॉन dt स्क्वायर आपने पढ़ा। इसके अलावा रिड्यूस्ड मास के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। एक बार फिगर को फिर देख लीजिए कि हमने x एक्सिस ये ली हुई है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ओरिजिन OI है, और इस फ्रेम का नाम है कैपिटल S। m1 पार्टिकल हमने स्पेस में r1 एक तरीके से पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिया हुआ है, जो उसकी लोकेशन है वो r1 पोजीशन है उसकी, और इसी तरीके से m2 r2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r है, जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से r1 माइनस r2 दिया जाएगा। हमने दोनों के मासेस सेम नहीं लिए हुए हैं, ये क्लियर हो रहा है। m2 के पास हमने सेंटर ऑफ मास दिखाया है, तो इसका मतलब है कि ये m2 का मास m1 से बड़ा है। ये हम पहले आपको समझा चुके हैं।
तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम CM भी लगा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी हमने R कर दिया है, इसको आपने पहले से पढ़ा है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो प्लस M3R3 प्लस M4R4 इस तरीके से रखते चले जाते हैं और नीचे आप M1 प्लस M2 प्लस M3 वगैरह लिए चले जाते हैं। तो RCM का इक्वेशन हुआ, ये हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। एक इक्वेशन और हमको दिखाई दे रही है हमारी, जो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन और एनालिसिस चलेगी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, M1 और M2 के बीच की जो सेपरेशन है वो है R1 माइनस R2। ये इक्वेशन नंबर ये 3 थी, तो ये हो गई 4। चूंकि वीडियो बड़े होने से बचना है हमको और बातें भी आपको समझानी है, इससे आप लोग ना घबराया करें कि वीडियो बड़ा है। वीडियो बड़ा है तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो अमित शर्मा जी का हमने वीडियो जो लेक्चर करवाया था उसमें मेहनत करने की बात उन्होंने बोली थी। मेहनत करने का मतलब है कि आप सीरियसली क्लास को अटेंड करें। ऑफलाइन में तो क्लास अटेंड करते थे, अब यहाँ वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं। उसमें अगर कोई देखने वाला नहीं है आपके सामने तो आप स्किप ना करें, आप ये समझें कि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर का मतलब है कि आपका कर्म, स्टडी का वर्क आपको देख रहा है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। आपकी जो पर्सनालिटी है इस स्टाइल से बोलने चलने फिरने से नहीं बनती है, आपके नॉलेज से बनती है। आज की डेट में भी बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन जिनकी अच्छा ज्ञान है वो कुछ ना कुछ अच्छा पा के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यू हैव टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। तो ये आपके सामने 4 इक्वेशंस आई हैं। अगर हम इन इक्वेशंस को 3, 4 को सॉल्व करें, ये म्यू वाला मैं मिटाई दे रहा हूँ ताकि जगह निकल आए, हम हेडिंग मिटाई दे रहे हैं और फिगर भी हमें लग रहा समझ में, अभी थोड़ी देर बाद मिटा देंगे, शायद जरूरत पड़ जाए तो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4 वी हैव। हम सॉल्व नहीं कर रहे, आप खुद करिए। 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हम टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट। क्या हमको मिल सकता है? जो मिलेगा वो ये होगा, R1 की वैल्यू निकल के आएगी कैपिटल R प्लस M2R अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन नंबर आप 5 कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरीके से R2 इक्वल टू जो आएगा R माइनस इसमें होता है, सॉल्व करेंगे तभी निकल के आएगा। ये सॉल्व करते हुए, चूंकि आप इतने तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें फिजिक्स पढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर कराने हैं। यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। तो ये हो जाएगा M1R, R1 वाले में M2R है और R2 वाले में M1R अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन नंबर 6 आएगी। तो ये आपके सामने इक्वेशंस होंगी। ये इक्वेशन आपकी हम लिखे दे रहे हैं, F इक्वल टू म्यू d2R अपॉन dt स्क्वायर। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख चुके हैं, इसको हम मिटाना उचित समझ रहे हैं। तो ये इक्वेशंस हैं, लेकिन साथ साथ आपने ये देखा है कि म्यू इक्वल टू M1 M2, जो भी इक्वेशन थी, शायद इक्वेशन 1 थी, M1 प्लस M2। जब इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये M1 अपॉन M1 प्लस M2 को म्यू लिख देंगे आप, तो क्या होगा? होता तो म्यू ये है, यानी कि M2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। मतलब आप M2 को रिप्लेस कर सकते हो इस वाले को ये, और इसी तरीके से M1 को रिप्लेस कर सकते हो म्यू M1 M2 अपॉन
m1 इक्वल टू क्या हुआ, म्यू m1 प्लस m2, सॉरी ये m1 प्लस m2 अपॉन m2 की जगह m1 और m1 वाले में इनको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो r1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 हो जाएगी r प्लस म्यू अपॉन m1। ये ध्यान रहे हम नहीं लगा पा रहे हैं, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इनको आप वेक्टर के रूप में स्वयं कर लें, हमारा पढ़ाने से मतलब है कि म्यू अपॉन m1, सॉरी r1 इक्वल टू r प्लस म्यू अपॉन m1। और इसमें अगर आप इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, चूंकि वेक्टर है ये, तो ये हम म्यू अपॉन m1 लिखे पड़े हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से उसकी क्वांटिटी निकलनी चाहिए, तो r के रूप में हमें लिखना है, तो ये वेक्टर r आ जाएगा। r के टर्म्स में आप सॉल्व कर सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से r2 हो जाएगी r माइनस म्यू अपॉन m2 r, ये इक्वेशन एक। तो ये जो इक्वेशंस हैं r1 और r2 की पार्टिकल्स के लिए, ये इनिशियल फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम है s इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड द रिलेटिव वेक्टर, ये हम निकालने की करते हैं। ये इक्वेशंस को ही आपको अचीव करना था, वो हमने इक्वेशंस यूज कर ली हैं कि भाई इसमें r1 कितना आएगा रिड्यूस्ड मास के हिसाब से, हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, सेंटर ऑफ मास हमको पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास पता करने का मतलब है कि हमें r पता करना है। r पता होने के लिए हमको r1 चाहिए, r2 चाहिए, m1 m2 हमें पता है, तो r1 की वैल्यू ये निकलेगी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मास म्यू। चूंकि हम बॉडी को दो पार्टिकल से एक पार्टिकल या एक बॉडी में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं, ऐसा हमने किया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं हमने करना पड़ा, ये मैं मिटाए दे रहा हूँ, ये इक्वेशंस आपके प्राप्त हुई है। अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। r की इक्वेशन तो ये लिखी है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, ये आपके लिए बहुत आसान सा आगे मैथमेटिक्स आने वाली है, इसको भी मिटाए दे रहा हूँ। तो अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है, ये तो हम नहीं भी बताएंगे तब भी आप कर लोगे। मैं CM हटाए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जितना लंबा लिखना पड़ेगा कंफ्यूजन होगा, dr/dt। तो अब ये m1 और m2 तो हम कांस्टेंट मानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स लेवल पे, सिर्फ वेरिएबल हमारे वेक्टर r हैं, चूंकि अगर पार्टिकल सिस्टम मूव कर रहा है कहीं, ये तो हमने किसी पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टाइम t पे ये हमने इसको कंसीडर किया है, तो यहाँ dr1/dt हो जाएगा। इसी तरीके से m2 dr2/dt हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। अब ये क्या लिखा है, इसको आगे देखिए, ये v1 हो जाएगा स्मॉल मास, m1 की वेलोसिटी v1 होगी, इसकी v2 होगी, v1 को हम dr1/dt कह सकते हैं, इसको हम dr2/dt कह सकते हैं। तो ये v इक्वल टू हो जाएगा, v माने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, dm1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको ये वाली इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की याद है, तो वेलोसिटी की भी बिल्कुल उसी फैशन में है, जैसे m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 होती है, ऐसे VCM हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर 2 पार्टिकल की जगह n पार्टिकल सिस्टम होता तो r क्या होता, m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। तो r के लिए ये भी आप कर सकते हो, सिग्मा mi ri अपॉन सिग्मा m
इसी तरीके से एम आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो, या आर इक्वल टू ये सिग्मा एम आई इक्वल टू कैपिटल एम हो सकता है पूरे बॉडी का मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, यानी 1/m हमने लिख दिया और सिग्मा एम आई आ जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। इसी तरीके से वेलोसिटी का भी हो सकता है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जनरलाइज करने के लिए प्रॉब्लम्स में और आगे जो 2 की जगह 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल दिए जाएंगे, तो VCM के लिए हो जाएगा उसी फैशन में 1/m सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई। मतलब आप जानते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन में सिग्मा इस तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लगा चुके हैं। इसको वीडियो ना बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं ये फिगर मिटाई दे रहा हूँ ताकि जगह बने और मैं आगे समराइज कर सकूँ। बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं और मैं अब ये भी मिटाई दे रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी आपके पास बुक में आपने लिख ही लिया होगा, देख ही रहे होंगे, और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो जो भी हम पढ़ाते हैं आप कॉपी के साथ पढ़ा करें। जैसे कि आप क्लास में पढ़ते हैं कापी पे रख के, वैसे ही आप वीडियो लेक्चर को भी पेन कापी से पढ़ा करें, ताकि आगे जब भी ज़रूरत पड़े उस फॉर्मूले की जो हमने भी बताया था आपको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने और भी चीज़ें करी थी, जैसे कि F12 फिगर के अनुसार m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर, इसी तरीके से F21 m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा हम एक्शन रिएक्शन से आप ये जानते हो F12 इक्वल टू F21 विद माइनस साइन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो F12 प्लस F21। ध्यान रहे कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, F21 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, m1 ये वाले इक्वेशन से जो भी नंबर हो रही होगी m1 d2r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m2 d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है। अगर हम इसी का डिफरेंशिएट करें, जो भी इक्वेशन सपोज करते हैं ये इक्वेशन 9 है, डिफरेंशिएटिंग, अभी डिफरेंशिएट करने के बजाय हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt हम बाहर 1 निकाल लें, तो यहाँ बचेगा m1 dr1 अपॉन dt हो जाएगा, एक हमारी d/dt बाहर जा चुकी है, और प्लस m2 dr2 अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सिंपली इसी इक्वेशन से कह सकते हैं कि m1, ये तो एक्शन रिएक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं गया है, जो फोर्स लग रहे हैं वो कोई बाहरी नहीं है, m1 m2 को आकर्षित कर रहा है और m2 m1 को आकर्षित कर रहा है। ये म्यूचुअल या पारस्परिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो दोनों का मिला के एक्शन, जितना फोर्स है उतना ही रिएक्शन है, लेकिन दोनों का जोड़ मिला के 0 है। जो भी लग रहा है वो आपस में लग रहा है फोर्स। तो इससे d/dt को हम हटा दें तो ये m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt इक्वल टू 0 आ रहा है, या सीधे सीधे हम कहें m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 आ रहा है। यही हम सिंपली कह सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 आ रहा है। ओह सॉरी, ये तो 0 है, इक्वल टू 0 है। इंटीग्रेटिंग, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन 10 है, इंटीग्रेटिंग
जैसे डी बाई डी टी हटेगा नहीं, चूंकि डी बाई डी टी है, साधारण कोई नंबर नहीं है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 10 है। तो ये जो है तब ये जब इंटीग्रेशन 0 करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब है कि ये जब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस इक्वेशन को हम यहाँ अप्लाई कर दें, इससे ये कांस्टेंट होगा, इससे VCM कांस्टेंट होगा, यानी VCM इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। माने ये कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं कोई, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। Thus the center of mass of two body system moves with constant velocity if we attach an inertial frame to the center of mass। जो आपने फिगर बनाया था जहां पे ये सेंटर ऑफ मास था, हम यहीं पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लें, यहीं पे एक ऑब्जर्वर को बिठा दें, तो ये अपने आप को रेस्ट में समझेगा, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात ये समझाना चाहते हैं। If we attach an inertial frame to the center of mass, then such a frame of reference called center of mass frame of reference, इसी को कहेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप मतलब बुक के हिसाब से सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पूछा जा सकता है छोटे में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। इफ वी अटैच a coordinate system at its center of mass, the coordinate system or frame can be understood as center of mass frame. In this center of mass frame of reference, the velocity of center of mass एक तरीके से जब बदलेगी नहीं और वो ऑब्जर्वर वही है, तो वहाँ पर वेलोसिटी उसके रिलेटिव जीरो हो जाएगी, यानी दैट इज velocity of center of mass relative to, यही तो आपके सिलेबस में है, relative to CM frame। CM frame का मतलब है वही ऑब्जर्वर हो गया, वो ऑब्जर्वर यहाँ वाला ना होके यहीं से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो रिमेन्स दैट इज VCM इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू स्टडी द टू बॉडी प्रॉब्लम इन CM फ्रेम। तो कई बार जब आगे बहुत सारी स्टडीज़ एडवांस स्टेज पे करते हैं, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने ये लिया था इसके बजाय सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड ही स्टडी करते हैं, वो बेटर होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ दी टू पार्टिकल इन CM फ्रेम विल बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग r इक्वल टू 0। उस समय r भी उसका वहीं पे है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशंस हमने पहले बताई थी, अब इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ चुके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ चुके हैं, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपने पढ़ा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इमेजिनेशन या कल्पना शक्ति फिजिक्स वाले की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत आसान होता है। आप एक तरीके से जब ऐसी इमेजिनेशन क्षमता रखते हैं तो आप ईश्वर की पूजा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को भगवान का भक्त कहा जाता है। भक्त वही होता है जो अपना आकार छोटा बड़ा कर सकता है, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ वो हाजिर हो जाता है। यानी अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से, फिजिकली तो आप नहीं हो पाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन के माध्यम से आप हर जगह से देखना पसंद करेंगे, और छोटा बड़ा कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे, बड़े इजी गोइंग आप प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप एटम को स्टडी कर रहे होंगे तो उसको भी
आपको दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन आपने इमेजिनेशन के थ्रू एटम को भी देखना आता है और पूरे यूनिवर्स को भी देखना आता है, यही मैं समझता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि r इक्वल टू 0, तो जो इक्वेशन आपके सामने हमने सॉल्व करके दिखाई थी, r1 इक्वल टू कैपिटल R प्लस म्यू अपॉन m1 इंटू r और r2 इक्वल टू R माइनस म्यू अपॉन m2 इंटू r, ये हमने कहा था। तो इस सिचुएशन में चूंकि R इक्वल टू सेंटर इन CM फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, R इक्वल टू 0। अब यदि हम लोगों ने कहा यहाँ भी 0 रख लीजिए, यहाँ भी 0 रख लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में R1 इक्वल टू डायरेक्टली म्यू अपॉन m1 इंटू R होगा। ठीक है, इसी तरीके से R2 म्यू अपॉन m2 विद माइनस साइन इंटू R होगा। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 रिलेटिव टू inertial frame of reference. R2 is the position vector of mass m2 relative to inertial frame of reference जो पहले बनाया था, और R जो है m1 और m2 के बीच की सेपरेशन, यानी कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। इट विल बी प्रॉपर टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक केस, एक स्पेसिफिक केस भी इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसके फिगर हैं, अगर आप समझ सकते हो। इसको तो मैंने मिटा दिया क्योंकि इसका यूज सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशंस का नंबर आप अपना डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। इन्होंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, उसको म्यू मास में रिड्यूस किया है, उसको जो है हम मोशन दिखा रहे हैं और उसका मास म्यू है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है और रेडियस उसकी r है, क्योंकि हम रिड्यूस ना r1 रहता है ना r2 रहता है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, r रहता है, तो F इक्वल टू हो जाता है म्यू ओमेगा स्क्वायर r। Then equivalent particle of mass mu will move on a circle of radius r with respect to O। ये फिगर हमने जो बनाया है, ये फिगर इन्होंने डाला हुआ है, ये इस तरीके से बना दिया है। जो नेक्स्ट फिगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बनाया है इन्होंने, इसमें दोनों की लोकेशन अलग अलग दिखाई है। एक डिस्टेंस इन्होंने r1 ली है, तो r1 रेडियस पर रह के r2 है, ये छोटी है, ये m2 मास है, चूंकि वही भारी था, ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है, और दूसरा जो पार्टिकल मास m1 वाला है उसकी रेडियस r1 है, और इस तरीके से उसका सर्कुलर पाथ दिखाया जाएगा। तो इसमें हाउएवर इन द इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ मास both the particles move in circular orbits of radius r1 and r2 with same angular velocity, where the distance between m1 and m2 is r and r equal to r1 plus r2। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की सिचुएशन का फिगर है, सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे है, सॉरी r2 डिस्टेंस पे है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये अलग अलग रेडियस पे करेंगे, लेकिन रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड पार्टिकल को एक बॉडी में रिड्यूस करेंगे तो म्यू मास और ये होगा, और इसमें जो फोर्स होगा वो m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर, अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो ये होगा, और प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर करते हैं। जबकि जो इक्विवेलेंट बॉडी हमने बनाई है, रिड्यूस्ड बॉडी बनाई है, उसके हिसाब से ये होगा। मुझे लगता है इतना ही करना चाहिए, वीडियो बड़ा होने पे आप लोग परेशान होंगे। इतनी ही बात आप करीब जो है एक बार वीडियो देख लें रफली, उसके बाद बुक में पढ़ लें, और फिर अच्छे से कंसंट्रेट करके पेन और कॉपी रख के उसको पक्का करते हुए उसको फिनिश करें। यही पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करने का।
ये मूल मंत्र ही समझ लीजिए और आपको मज़ा आने लगेगा, सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। आपको महसूस नहीं होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।